हेलो फ्रेंड्स, तो आपका हार्दिक अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल सपनों की उड़ान में। तो आज हम संस्कृत का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, समास। समास से भी हमारी रीट एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं, या तो गद्य देकर उसमें से जाता है या फिर पद्य से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जो प्रीवियस एग्जाम है उनमें पूछे गए एक या दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। तो ये 2017 की रीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। महाकवि इत्यत्र कह समास है, यानी महाकवि में कौन सा समास है। तो आपको पता होगा कि क्या कवि की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है कि महान है जो कवि, महान बताया जा रहा है। तो महान विशेषता अलग से किसी को दिखाया जाता है तो वह कौन सा समास होगा, इसमें कर्मधारय समास होगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये 2015 में अनु प्लस अनु उद्योग, अनुद्योग इत्यत्र क्या समास है, इसमें कौन सा समास है। लेकिन आपको ये तभी पता चलेगा जब आप इन समासों को ध्यान से पढ़ोगे। हिंदी में समास और संस्कृत में समासों में थोड़ी बहुत समानता है, लेकिन बहुत सारी भिन्नता भी है। जैसे कि इसमें है, इसमें हमारा कौन सा अन प्लस उद्योग, यानी कि अन के बाद में अगर कोई भी स्वर आएगा तो वहां पर कौन सा समास होगा, नए तत्पुरुष समास होगा, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो इसमें कौन सा समास है, नए तत्पुरुष समास है। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आ गया समास शब्द की उत्पत्ति। समास शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, सम उपसर्ग पूर्वक आस धातु से घ प्रत्यय लगने पर किसकी उत्पत्ति हुई है, समास शब्द। समास शब्द आपको पूछा जाएगी समास शब्द किन किन से मिलकर बना। तो सम उपसर्ग पूर्वक आस धातु के लगने और घ प्रत्यय के लगने से किसका निर्माण हुआ है, आस धातु के घ प्रत्यय लगने से किसका निर्माण हुआ है, समास शब्द की उत्पत्ति है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। यानी संक्षिप्त में कोई जो बड़ा अक्षर है उसको संक्षिप्त में लिखना क्या है, छोटे रूप में लिखना ही समास है। आगे हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो ये संस्कृत में है, सम सनम समास है। इसका अर्थ क्या है, संक्षिप्त करना, यानी जो दो बड़े, जो एक बड़ा वाक्य है या फिर बड़ा पद है उसको संक्षिप्त में छोटे रूप में लिखना ही क्या होता है, समास होता है। और समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना समास है। अर्थात जब अनेक पद मिलकर एक पद का निर्माण करते हैं वहां क्या होता है, समास। जैसे कि आपको आगे एग्जाम्पल बताया गया है। सीताया पति है, ये क्या है, एक पद है पूरा। इसको हम इसको छोटे रूप में लिखेंगे, यानी समास के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सीता पति है। यहाँ सीता या और पति, ये दोनों क्या है, पद मिलकर एक पद का निर्माण करते हैं, सीता पता हो गया, इसलिए यहाँ क्या है, समास है। समास होने का अर्थ, समास होने पर जो अर्थ होता है, जो हमें जो शब्द दिए हुए हैं उनका क्या नहीं होता, अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं रहता, वह वैसे के वैसे। हाँ, विभक्ति में चेंज जरूर हो सकता है लेकिन अर्थ परिवर्तित नहीं होता। समास होने पर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो अर्थ सीताया पति, यानी सीता का पति, इस विग्रह युक्त वाक्य का वही अर्थ सीतापति एक समस्त पद का भी है। ठीक है। तो आपको पता चल गया ये क्या है, ये तो विग्रह है और ये है समास। विग्रह क्या होता है, विग्रह होता है किसी भी संक्षिप्त पद, शब्द या पद को विस्तारित रूप में लिखना। ठीक है। और विग्रह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो लौकिक विग्रह जो कि लोक में प्रचलित है, दूसरा क्या होगा, अलौकिक विग्रह जो कि लोक में प्रचलित न हो। तो विग्रह विग्रह क्या होगा, किसी भी छोटे पद या शब्द को विस्तारित रूप में लिखना क्या है, विग्रह कहलाएगा। ठीक है। तो वैसे तो हमारे एग्जाम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और उसका समास पूछ लिया जाएगा, तो इसमें से इतना ध्यान लगाने की जरूरत है, लेकिन ये नॉर्मल जानकारी है, ये आपको होनी चाहिए। तो आगे हम देखते हैं समास। तो वरदराज वरदराज द्वारा रचित लघु सिद्धांत कौमुदी, ये बहुत ही मतलब संस्कृत का एक विख्यात ग्रंथ है, वरदराज द्वारा रचित लघु सिद्धांत कौमुदी। इसके अनुसार इन्होंने कितने समास बताए हैं, 5 समास बताए। केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुवीर्य समास और द्वंद्व समास। तो हमें पूछा जा सकता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। और सामान्यतः समास कितने प्रकार के होंगे, मुख्य रूप से 4 प्रकार के होंगे, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुवीर्य और द्वंद्व। तो तत्पुरुष समास के भाग कौन से होंगे, क्रमधारय और द्विगु समास। क्रमधारय और द्विगु समास किसके भाग होते हैं, तत्पुरुष। तो मैं थोड़ा आपको इन सब के बारे में संक्षेप में बता देती हूँ कि ये क्या होते हैं। अव्ययभाव समास कौन से होंगे,
जहाँ पर पहला पद या तो उपसर्ग हो, जितने भी हमारे एसएस करते हैं 22 उपसर्ग होते हैं, अगर उनमें से कोई सा भी हो तो मतलब पहला शब्द अगर उपसर्ग हो तो वह कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास, या फिर अव्यय हो। आपको कहीं पर भी उपसर्ग या फिर अव्यय दिखाई दे, वह कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे कि आपको ये दिखाई दिया पंच गंगाए, पंच गंगाए है ना, तो आपको क्या लगेगा? इसको पहले मतलब आपने आपका पढ़ा हुआ नहीं है समास, तो आपको ऐसे लगेगा ये कौन सा है? द्विगु है। मेरे को पता, आप जब पढ़ा हुआ नहीं होगा तो आप इसको द्विगु समझोगे, क्योंकि आपको पता जहाँ पे भी संख्या जो संख्या शब्द आते हैं पहले और उसके बाद में समाहार आता है, मतलब कोई किसी समूह के बारे में बताया जाता है, तो वहाँ पे हम हिंदी में पढ़ते हैं कि वहाँ पे द्विगु समास होगा, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। आपको ये एग्जाम्पल दे दिया है जैसे पंचगंगा, ठीक है, पंचगंगा, तो यह है अव्ययभाव समास का ही उदाहरण है। आप ध्यान से किसी भी बुक में देख लेना जहाँ पर संख्या प्लस किसी किसी भी नदी का अगर नाम दिया जाए या फिर नदीवाचक शब्द दिया जाए तो वहाँ हमेशा अव्ययभाव समास होगा, ठीक है। इसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अगला हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पहला कौन सा क्रम था? जो क्रम को धारण यानी उपमान उपमेय, उपमान किसी को उपमान को उपमेय, उपमान और उपमेय जो विशेष और विशेषण होते हैं, यानी किसी की जो समानता दर्शाई जाती है या फिर किसी को श्रेष्ठ बताया जाता है, महान बताया जाता है, किसी को किसी चीज़ की उपमा दी जाती है, तो वो सब किस में आएंगे? क्रमधारय समास में आएंगे। और द्विगु समास में क्या होगा? जहाँ संख्या प्लस कोई वाले संख्यावाचक समाहार, किसी भी समास का पहला शब्द संख्यावाची होगा, वहां पर कौन सा होगा? द्विगु होगा। बहुवीर्य समास, बहुवीर्य समास में ना तो प्रथम पद प्रधान होगा, ना ही द्वितीय पद, यानी कि जो ना तो पूर्व पद प्रधान होगा, ना ही जो उत्तर पद है वह प्रधान होगा, जबकि इसमें कोई तीसरा पद निकलेगा। जैसे पीताम्बर है, पीले हैं जिसके वस्त्र, तो एक कौन हो गया? कृष्ण हो गया। और जो लंबोदर है, इनमें मतलब इस तरह के किस में आएंगे? बहुवीर्य समास। द्वंद्व समास में जहाँ दो की क्या जो उत्तर पद है और प्रथम पद है, पूर्व पद है, उनकी क्या समानता दिखाई जाती है, जैसे कि और च माता च पिता, ऐसे होंगे, वो सारे किस में होंगे? द्वंद्व समास में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हमें क्या करना है। जहाँ पर अव्यय दिखाई दे, उपसर्ग दिखाई दे, अव्ययभाव समास क्रमधारय, जहाँ पर उपमान और उपमेय की विशेषता बताई जाए, किसको श्रेष्ठ बताया, वहाँ क्रमधारय समास। द्विगु समास जहाँ पर क्या हो? संख्यावाची समास हो, वह कौन सा होगा? द्विगु होगा। बहुवीर्य जहाँ पर कोई तीसरा पद प्रधान हो, वह बहुवीर्य होगा। और द्वंद्व में जहाँ पर दोनों पदों क्या समान महत्व दिया जा रहा हो, वहाँ कौन से होगा? आगे हम देखेंगे कि तत्पुरुष समास का में तत्पुरुष समास होता है, समानाधिकरण भी होगा और व्याधिकरण भी होगा। समानाधिकरण तत्पुरुष समास कौन से होंगे और व्याधिकरण तत्पुरुष समास कौन से होंगे, इन सबको हम देखेंगे। द्वंद्व में भी समाहार देखेंगे, इतरेतर देखेंगे, ये सब हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन आपको इतना भी ध्यान रखना, आज से जो रीट एग्जाम है, रीट एग्जाम की लेवल सेकंड, जो सेकंड लैंग्वेज है, लगभग सब संस्कृत को लेते हैं तो सेकंड लैंग्वेज देते हैं, तो लैंग्वेज सेकंड में कभी भी आपसे समास विग्रह नहीं पूछा जाएगा। आपको समास दे दिया जाएगा, कोई पद दे दिया जाएगा और उसमें से ये पूछ लेगा कि इसमें कौन सा समास, आपसे कभी भी समास विग्रह नहीं करवाएगा। तो आप मतलब समास विग्रह को लेकर ज़्यादा परेशान न हो। आज तक की जो सेकंड लैंग्वेज में नहीं पूछा गया, अगर आपकी किस्मत ही खराब हो तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, और वैसे भी आपका ही नहीं गलत होगा, वो आपके साथ जितने भी होंगे उनका सबका गलत होगा। तो इसके लिए आप ज़्यादा लोड न लें, ठीक है। तो याद रखना, हमसे क्या पूछा जाएगा? सिर्फ और सिर्फ समास का जो पद है वो दे दिया जाएगा और उसमें समास का नाम पूछ लिया जाएगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे पूर्व पद और जो उत्तर पद है उसके आधार पर समास बताएं, जिससे कि आप कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया और आगे आपको सारे समास करवा दूंगी मैं। तो समास में प्राय कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास में 2 पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। और पद का अर्थ क्या होता है? पदार्थ, यानी जिस पदार्थ की प्रधानता होती है उसके अनुरूप ही समास की संख्या भी होती है। यानी जिस पद यानी पदार्थ, यानी जिस पद की उसमें समानता होगी उसी के अनुरूप क्या होगा? उसमें
समास होगा। जैसे कि प्राय पूर्व पद प्रधानता हो, जहाँ पर पूर्व पद प्रधान हो वहाँ पर अव्ययभाव समास होगा, और जहाँ उत्तर पद प्रधान हो वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष समास के आपके दो दो भेद है, कौन सा? क्रमधारय और क्रमधारय का कौन सा? द्विगु। इनको तत्पुरुष समास के ही हैं ये दोनों भेद, ठीक है। तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। और एक अगर कोई अन्य पद प्रधान हो तो वहां पर कौन सा समास होगा? बहुवीर्य समास होगा। अगर दोनों ही उभय हो, मतलब दोनों ही पद प्रधान हो, तो वहां द्वंद्व समास होगा। तो आपको समझ में आ गया, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहां द्वंद्व, कोई अन्य पद प्रधान हो वहां बहुवीर्य, और जहां उत्तर पद प्रधान हो वहां पर कौन सा होगा? तत्पुरुष, और जहां पर पूर्व पद प्रधान हो वहां पर अव्ययभाव समास, ठीक है। तो अब हम अपना अव्ययभाव समास स्टार्ट करते हैं। तो अव्ययभाव समास की सबसे पहली और मेन विशेषता आप याद रखना, पहला पद या तो अव्यय होगा। अवयव की कौन कौन से होते हैं मैं इसका भी वीडियो बना दूंगी इसके बाद में। अवयव होगा या फिर उपसर्ग होगा, इन दो में से आपको निश्चित है कि इन दो में से एक आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इस समास में प्रथम पद अव्यय, द्वितीय पद क्या होगा? संज्ञा होगा। संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जैसा या फिर किसी का भी नाम हो सकता है, उसे संज्ञा कहते हैं। प्रथम पद अव्यय होगा, दूसरा पद संज्ञा होगा। अवयव शब्द के अर्थ, अवयव शब्द के अर्थ की जो अवयव होगा उसके अर्थ, जो उसका शब्द होगा ना अवयव शब्द, उसके अर्थ की या फिर पूर्व पद की क्या होगी? प्रधानता होगी। समास के दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं, मतलब अव्यय भाव समास में दोनों पद पूर्व और उत्तर पद मिलकर अव्यय हो जाएंगे। अव्यय का मतलब होता है कि उसमें लिंग वचन और जो उसकी विभक्ति है वो क्या नहीं होगी? चेंज नहीं होगी। अव्यय क्या होते हैं? जिनका किसी भी कंडीशन में उनका बहुवचन या फिर उनका एक वचन है तो वो एक वचन में रहेंगे, बहुवचन है तो वो बहुवचन में रहेंगे, ठीक है। जैसे कि पानी है, अभी जैसे घर है, ये सब क्या है? अव्यय शब्द है, ठीक है। और अव्यय शब्द में हमेशा पुल्लिंग एक वचन में आएगा। अव्यय जो समास होगा वह हमेशा पुल्लिंग एक वचन में होता है। तो अव्यय शब्द के मैंने अव्यय भाव समास के कुछ उदाहरण हैं, यहाँ पे मैंने इनके समास विग्रह भी दे रखे हैं, लेकिन विग्रह आपके पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, वरना इतने काम के है नहीं। अधिहरि, तो अधिहरि में हम कैसे पहचानेंगे इसमें अव्यय भाव समास है? तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। यहाँ पे उपकर्षणम कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग। मैंने उपसर्ग बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया है, किस प्रकार से आपको पहचान करनी है उपसर्गों की, और किस शब्द में कितने उपसर्ग हो सकते हैं, और किस प्रकार से कौन कौन सी संध्या हो सकती है। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया है पीछे वाले वीडियो में। अगर आपको न समझ में आए तो एक बार वो वीडियो बहुत जरूर देखें। अनुरूप में कौन सा उपसर्ग है? अनुपसर्ग है। प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। और निर, अब यहाँ पे आपको पहचानना होगा कि हम निर्मक्षिणम कैसे उपसर्ग निकाले। तो यहाँ निर प्लस मक्षिणम यानी मक्षी नाम के अभाव में, ठीक है। यथाशक्ति में, यथा क्या है? अव्यय है। यथाशक्ति में यथा क्या है? अव्यय है। निर्धनम में निर क्या है? उपसर्ग है। और उप लतम में उप क्या है? उपसर्ग है। तो इस प्रकार आपको जहाँ पर भी उपसर्ग और अव्यय शब्द दिखाई दे वहाँ पर क्या होगा? अव्यय भाव समास होगा। आप जो ये दूसरा नियम है, प्रथम नियम आपने देख लिया कि जहाँ अव्यय शब्द दिखाई दे या फिर उपसर्ग दिखाई दे वहाँ पर क्या होगा? अव्यय भाव। दूसरा नियम है, ये दूसरा सूत्र है, नदि विश्चय, यानी कि जहाँ पर आपको संख्यावाची शब्द के बाद में नदीवाची शब्द दिखाई दे वहाँ कौन सा समास होगा? अव्यय भाव समास होगा। ये नियम है कि अव्यय भाव ही समास होगा। संख्या शब्द के बाद में अगर किसी भी नदी का नाम आ जाए, किसी भी नदी का, तो वहाँ कौन सा समास होगा? अव्यय भाव समास होगा, ठीक है। जैसे पंच गंगाम, तो पंचानाम गंगा नाम समाहार, यानी 5 गंगाओं का समूह है, तो इसमें कौन सा समास होगा? अव्यय भाव समास। द्वयो यमुनाम, द्वयो यमुनायो समाहारम इति, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? 2 यमुनाओं का समूह है, तो कौन सा समास होगा? अव्यय भाव समास। 5 पंचानाम नदी नाम समाहार है, पंच नदाम, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्यय भाव समास। तो आपको ये याद रखना कि जहाँ पर भी आपको संख्यावाचक शब्द दिखाई दे उस विभाग में नदीवाचक शब्द है। ये अलग से एक नियम है जो कि आप इसमें द्विगु समास कर सकते हैं, तो ये आपको याद रखना। तो हमारा सेकंड समास कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की कुछ विशेषताएं हम देख चुके हैं कि जैसे कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी जो दूसरा पद होगा, जो पूर्व पद है और उत्तर पद है, तो उसमें पूर्व पद क्या नहीं होगा? प्रधान नहीं होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। जहाँ पर भी आपको लगे कि इसमें उत्तर पद प्रधान है तो वहाँ क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास जैसे कि एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तत्पुरुष समास में प्राय उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे राज्ञ है पुरुष है, यानी
राज पुरुष है। राजा का पुरुष, यहाँ उत्तर पद क्या है, पुरुष है, जो कि क्या है, प्रधान है। यहाँ पर उत्तर राज क्या है, पूर्व पद है, और उत्तर पद कौन सा है, पुरुष है। यानी कि पूर्व जो पुरुष है वही क्या है, प्रधान है, यानी उत्तर पद इसमें प्रधान है। तो हम अगर किसी से कहेंगे कि राग पुरुषम आने, राग पुरुषम आने, तो इसका अर्थ क्या हुआ, राजा के पुरुषों को लाओ। तो ऐसा कहने पर भी पुरुषों को ही लाया जाता है, न कि राजा को। यानी कि कौन प्रधान है, इसमें पुरुष ही प्रधान है। हम ऐसे कहेंगे कि राजा के पुरुषों को लाओ, तो इसमें क्या है, पुरुषों को ही लाया जा रहा है, राजा को नहीं लाया जा रहा। तो इसमें क्या, कौन प्रधान है, पुरुष प्रधान है। और तत्पुरुष समास में पूर्व पद, यानी पूर्व पद में जो विभक्तियों के आगे हम देखेंगे तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, जैसे कि द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थ, पंचमी और षष्ठी, इस तरह के जो समास से होते हैं तत्पुरुष समास में, वो भी हम पढ़ेंगे। तो वो किसके आधार पर है, जो पूर्व पद में जो विभक्ति होगी ना, उसी के आधार पर क्या होंगे, समास होंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि तत्पुरुष समास को दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण में क्या होगा, जो दोनों पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद, उनमें क्या होगी, समान विभक्ति होगी समानाधिकरण में। और जो व्याधिकरण होगा उसमें क्या होगा, जो उत्तर पद होगा और जो पूर्व पद होगा उनमें क्या होगी, अलग अलग विभक्ति होगी। जैसे कि हम पहले समानाधिकरण में देखते हैं, तो समानाधिकरण में भी 3 को रखा गया है। हमने देखा कि कर्मधारय और द्विगु क्या है, तत्पुरुष के भाग है। कर्मधारय, द्विगु और ने तत्पुरुष समास, ये तीनों क्या है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक है। और व्याधिकरण तत्पुरुष समास की विशेषता क्या होगी, तो उत्तर पद होगा और जो पूर्व पद होगा, इन दोनों में क्या होगी, अलग अलग विभक्तियां पाई जाएंगी। जो और कौन सी प्रधान कौन सी होगी, जो पूर्व पद में जो विभक्ति पाई जाएगी ना, उसी के आधार पर हम उसका नाम दे देंगे। तो ये कितने भेद होते हैं व्याधिकरण के, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, 6 भेद होते हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद होंगे, 6 भेद होंगे, और इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और समानाधिकरण के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्विगु तत्पुरुष समास। तो आपको पता है द्विगु तत्पुरुष समास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि सब इनमें पहला पद होगा वह क्या होगा, पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। दूसरा पद समाहार होगा, यानी किसी भी संख्याओं को एक समूह के रूप में आपको बताया जाएगा, वहां पर तत्पुरुष द्विगु तत्पुरुष समास होगा। और नपुंसक लिंग एक वचन में होगा, ये हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में होगा। ठीक है। तो हम अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा, संख्या या पूर्व द्विगु। इस पाणिनि सूत्र के अनुसार, ये असार नहीं है, अनुसार है। जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संख्यावाची, यानी पूर्व पद तो क्या हो, संख्यावाची, और दूसरा जो उत्तर पद है वह क्या होगा, संख्या और संज्ञा, तब वहां कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। द्विगु समास को कर्मधारय का ही एक रूप माना जाता है, और कर्मधारय और द्विगु दोनों मिलकर किसका रूप होते हैं, तत्पुरुष का रूप होते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि द्विगु क्या एक विशेषता है कि इसमें क्या होगा, जो पूर्व पद होगा वह संख्यावाची होगा। लेकिन अगर पूर्व पद संख्यावाची हो, जो उत्तर पद होगा किसी नदी का नाम हो, तो वहां अव्ययभाव समास होगा। ये अलग से नियम है, इसको याद रखना। तो आगे क्या है, यह समास समूह अर्थ में होता है, यानी कि समूह, किसी भी समूह, यानी समाहार्य का मतलब क्या होता है, समूह है। समूह को जहां बचाया जाता है, संख्याओं के रूप में दर्शाया जाता है, वहां द्विगु समास होगा। समस्त पद सामान्यतः ये भी किस में होगा, नपुंसक लिंग एक वचन में होगा, अथवा स्त्रीलिंग, या तो नपुंसक लिंग में हो सकता है या फिर स्त्रीलिंग एक वचन में होगा। और इसमें अगर आप विग्रह करना चाहो तो विग्रह करोगे तो दोनों पदों में कौन सी विभक्ति आएगी, षष्ठी विभक्ति आएगी। जैसे कि आप आगे एग्जाम्पल हम देखते हैं, आप इन सब में देख सकते हो, इन दोनों पदों में कौन सी उत्तर पद और जो पूर्व पद और जो उत्तर पद है, उन दोनों में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। ठीक है। तो आप अगर द्विगु समास का समास करके सीखना चाहो तो वहां पर कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। और आप सब देख सकते हैं इन सब में पहले क्या है, संख्यावाची शब्द है, और आगे क्या है, दिन, भवन, पात्र, ये सब क्या है, संज्ञा शब्द है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो आगे वाले क्या है, उत्तर पद संज्ञा शब्द है। तो हम अपने जो एग्जाम्पल है उनको देखते हैं। सप्त दिनम यानी 7 दिनों का समूह है, तो क्या कहते हैं उसको, इसमें कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। सप्तानाम दिनानाम समारः इति, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, तिराणाम भुवनानाम समारः इति, पंच पात्रम 5 पत्रों का समूह है, पंच पात्राणाम समारः इति। पात्राणाम एक बर्तनों के लिए भी प्रयुक्त होता है संस्कृत में। ठीक है। और पंच रात्राम 5 रात्रियों का समारः, पंचानाम रात्राणाम समारः इति। चतुर्युगाम 4 जो युग है उनका क्या होगा, 4 युगानाम समारः इति। सप्तऋषि
सप्तानाम ऋषणाम समाहार इति, यानी जहाँ पर भी आपको संख्या के साथ समाहार दिखाई दे, यानी कि समाहार यानी समूह है, वहां पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। तो हम आगे देखते हैं। एक ये अलग अलग से तो क्या नियम है, पर है ये नियम है कि जहां पर भी आपको द्विगु समास इकारांत स्त्रीलिंग में भी होता है, यानी कि इकारांत स्त्रीलिंग, ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। आपको अगर पूछा जाए, हमें पूछ लिया जाता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कौन से, तो पंचवटी, अष्टाध्यायी, त्रिलोकी, सप्त सती और शताब्दी, ये शब्द कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। पंचवटी यानी 5 वटों का समाहार, समाहार यानी समूह है, 5 वटों का समाहार। पंचानाम वटानाम समाहार इति, तो ये क्या होगा? यहाँ पर द्विगु समास होगा। और अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों का समूह है। अष्टाधानाम अध्यायानाम समाहार इति। त्रिलोक यानी 3 लोकों का समूह है। त्रयाणाम लोकानाम समाहार इति। सप्तशती शतानाम समाहार इति। शताब्दी शतानाम अब्दानाम समाहार इति। तो ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द, इकारांत स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। तो आगे हम देखते हैं अपना क्रमधारय समास। क्रमधारय समास को आपको मैंने विशेषता बताई है कि इसमें उपमान और उपमेय या फिर विशेष्य या फिर विशेषण होंगे, यानी कि एक जो शब्द होगा विशेष्य होगा या फिर उपमेय होगा, उसको क्या दी जाएगी? संज्ञा दी जाएगी किसी विशेषण की या फिर उपमान की, उससे श्रेष्ठ बताया जाएगा। वहां पर कौन सा समास होगा? क्रमधारय समास होगा। तो क्रमधारय समास की क्या विशेषता है? जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में एक ही विभक्ति हो, यानी कि वहां पर कौन सा एक विभक्ति यानी समानाधिकरण अथवा समान विभक्ति हो, तब समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है, और इसे क्या कहते हैं? क्रमधारय समास कहते हैं। इस समास में सामान्यतः पूर्व पद विशेषण, यानी कि जिसकी उसे विशेषण कौन सा होगा, और उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य होता है। विशेष्य यानी विशेष्य का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी कि चंद्रमुख है, तो यहाँ पे विशेष्य कौन सा होगा? मुख्य विशेषता बताई जा रही है कि वह किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तो विशेष्य कौन है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण क्या होगा? जिससे उसकी तुलना की जा रही है, यानी चंद्रमा से उसकी तुलना की जा रही है, तो चंद्रमा क्या होगा? विशेषण होगा। इसी प्रकार उपमान और उपमेय भी होते हैं। उपमान क्या होता है? जिसकी उपमा उसे दी जा रही है, ठीक है। उपमान ये विशेषण होगा, वह क्या होगा? उपमान होगा। और विशेष्य क्या होगा? उपमेय होगा, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य या फिर उपमेय, और जिससे उसकी तुलना की जा रही है उपमा या फिर विशेषण। तो जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं हम आगे। नीलम कमलम, यहाँ पर कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसा है, तो कमल क्या है? कमल होगा अपना विशेष्य, और नीलम क्या है? विशेषण, यानी बताया जा रहा है कि वह कमल कैसा है? नीला है। तो नीला तो क्या होगा? विशेषण होगा, यानी इसको क्या दी जाए? उपमा दी जा रही है किसकी? नीले की। और कमल क्या है? विशेष्य, ठीक है। तो इस प्रकार आपको जहां पर भी ये दिखाई दे कि किसी की विशेषता बताई जा रही है, किसी को महान बताया, किसी को अलग दर्शाने के लिए किसी विशेष शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा? क्रमधारय तत्पुरुष समास होगा। तो हम आगे देखते हैं। नील कमलनम, इस उदाहरण में नीलम और कमलनम इन दोनों शब्द में समान विभक्ति आपको दिखाई दे रहा है। इसमें भी क्या है? द्वितीय विभक्ति, और इसमें भी द्वितीय प्रथमा विभक्ति है, दोनों में, ठीक है, समान विभक्ति है। तो ये क्या है? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। यहाँ पर नीलम पद है, वह क्या है? विशेषण है। और जो कमलनम है वह क्या है? विशेष्य। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। तो आगे हम इसके और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि आपको सही से समझ में आ जाए। मैंने आपको 2 बताए थे, एक तो विशेष्य और एक उपमान और उपमेय। तो ये पहले जो बता रही है ये क्या है? विशेषण विशेष्य के आधार पर है। तो यहाँ पर सब में देखें, अंबर की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसा है? पीला है। कमल की विशेषता बताई कि वह रक्त के समान है। पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि वह वीर है। और रज्जु की क्या है? दीर्घ है। और राजा की क्या है? कुसुम। और महान की क्या है? पुरुष की क्या विशेषता बताई जा रही है? महान है। तो इसमें आप विशेष्य कौन से हैं? जो ये अंबर, ये जो उत्तर पद है, ये क्या है? विशेष्य है। विशेष्य यानी इसकी क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। और जो ये हमारा पूर्व पद है, ये क्या है? विशेषण है। इसकी विशेष्य को इसकी क्या दी जा रही है? संज्ञा दी जा रही है। संज्ञा यानी इससे तुलना की जा रही है, ठीक है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है पीताम्बर, यानी पीतम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी में समान ही विभक्ति आ रही है। तो अगर आप विग्रह करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हैं इनको। पीतम
अम्बरम इति है। अगला क्या है, रक्त कमलम, रक्तम कमलम इति है। उससे अगला है वीर पुरुष, यानी कि जो पुरुष क्या है, वीर है पुरुष इति। दृग रज्जु, जिसका रज्जु यानी मेरुदंड क्या हुआ है, दृग है, तो इसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा। कुराजा यानी जो कि अच्छा राजा नहीं है, तो राजा की विशेषताएं तो बताई जा रहे हैं कि राजा कुराजा है या फिर श्रेष्ठ राजा है या फिर किस प्रकार का राजा, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है। महान पुरुष है इति, महान है जो पुरुष, पुरुष की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है महान पुरुष। और हमने एक स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन भी देखा था, वो महाकवि वाला, वो भी क्या है, कर्मधारय समास ही है, क्योंकि वहां पर कवि की विशेषता बताई जा रही है कि कवि कैसा है, महान है। यहाँ अगला क्या एग्जाम्पल है, श्वेतंबर, श्वेत वस्त्रम, यानी वस्त्र कैसे हैं, श्वेत है, तो वस्त्र को किसकी विशेषण क्या होगा, श्वेत, और वस्त्र क्या है, विशेष्य। उन्नत वृक्ष है, उन्नत क्या है, विशेषण है, और वृक्ष क्या है, विशेष्य है। सुंदर बालक कैसा है, सुंदर है, तो सुंदर के विशेषण और बालक क्या है, विशेष्य। एक क्या है, पुरुष है, परम पुरुष है, विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे दोनों में ही पुरुष की। नीलो प्लम, यानी जो उत्पल है वह कैसा है, नीला है। तो आगे हम देखते हैं उपमान और उपमेय के आधार पर, यानी किसको किसकी संज्ञा, अब श्याम है जो कृष्ण जी, उसको किसकी संज्ञा दी गई, घन की संज्ञा दी गई। कमल है उसको किसकी संज्ञा दी जा रही है यहाँ पर, कुसुम की। और मुख को किसकी संज्ञा दी जा रही है, चंद्रमा की संज्ञा दी जा रही है। उन्नत को किसकी, सेल की संज्ञा दी जाए। और कठोर किसके समान कठोर है, वज्र के समान कठोर है। तो यहाँ सब आप देख सकते हैं कि उपमेय को उपमान क्या दी जा रही है, संज्ञा दी जा रही है। यहाँ पर श्याम है, ये क्या है, उपमेय है, और जो घन है वह क्या होगा, उपमान होगा। कमल क्या है, कमल, मुख, उन्नत और कठोर, ये सब क्या है, उपमेय। उत्तर पद क्या है, उपमेय है, और जो पूर्व पद है वह क्या है, उपमान है। ठीक है, तो इस तरह आपको जहाँ पर भी किसी की विशेषता दिखाई दे या फिर किसी से तुलना की जा रही है, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। आगे ये कुछ और एग्जाम्पल है। पुरुष कैसा है, व्याघ्र, यानी बहुत शेर के समान, व्याघ्र है। सिंह पुरुष है, ये सब किसके हैं, कर्मधारय समास के हैं। इन सब में क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। मुख कैसा है, कमल के समान है, पुरुष कैसा है, नाग के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी में। अब तो अगला समास है हमारा नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास, नए का क्या मतलब होगा, नहीं। आपको जहाँ पर भी नहीं शब्द की संख्या दिखाई दे वहाँ कौन सा समास होगा, नए तत्पुरुष समास होगा। इसकी दो विशेषताएं हैं, या तो आपको ए दिखाई देगा या फिर आपको अन दिखाई देगा। आपको ए कहाँ पर दिखाई देगा, अगर आपको ए प्लस कोई व्यंजन दिखाई दे, यानी कि आप ऐसे समझते कोई व्यंजन शब्द है, कोई कहाँ गया वो, कोई क्या है, व्यंजन शब्द है, और उससे पहले क्या है, ए है, तो वहां पर भी क्या होगा, ने तत्पुरुष समास। और अन कहाँ पर होगा, ये स्वर मान लो, और इससे पहले क्या होगा, अन होगा। जहां पर भी आपको अन प्लस स्वर दिखाई दे वहां पर क्या होगा, ने तत्पुरुष समास होगा, और अन ए प्लस व्यंजन दिखाई दे, ये निश्चित है कि व्यंजन के साथ में क्या होगा, ए होगा, और स्वर के साथ में अन होगा। जिस प्रकार के मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ए ब्राह्मणम, तो यहाँ पर क्या है, ब क्या है, व्यंजन शब्द है, तो उससे पहले क्या आएगा, ए आएगा, और ए आएगा, इसका मतलब यहाँ पे ने तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो आगे और ये यहीं पे ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है आगे, तो अब इसके एग्जाम्पल करके आपको मैं बताती हूँ। आगे देखो एग्जाम्पल है, न प्लस पवित्रम, तो न का किस में चेंज हो जाएगा, ए में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका समास विग्रह करोगे तो ए को किस में चेंज करोगे, न में। तो आगे क्या है, प, प क्या है, एक व्यंजन शब्द है, तो इससे पहले क्या आएगा, अ आएगा। भय भी क्या है, एक व्यंजन शब्द है, तो व्यंजन शब्द से पहले क्या करेंगे, अ आएगा, अभाव है, अपवित्र है, अहिंसा है। इन सब में क्या आ रहा है, अगर हमें पहचान करनी है तो इन सब में अ आ रहा है, तो अ आ रहा है, इसकी वजह से ने तत्पुरुष समास है। और अगर हमें इनका विग्रह करना होगा तो न प्लस क्या होगा, अपवित्र, न ए प्लस, तो मैंने लगा दिया, आप ऐसे लिख सकते हैं, न पवित्र है इति। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, ये समास विग्रह हो गया और नए तत्पुरुष समास हो। और जहां पर आपको अन दिखाई दे, अन प्लस स्वर दिखाई दे, तो वहां पर कौन सा समास होगा, नए तत्पुरुष समास होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर न के बाद में क्या शेष है, ए शेष है। ए क्या है, स्वर है, यहाँ पर आ है तो ये भी क्या है, स्वर हो। यहाँ पे ए है तो ये भी क्या है, स्वर है। तो यहाँ पर इन सब में कौन सा समास होगा, नए तत्पुरुष समास होगा। और इसका भी एक क्वेश्चन हमारी पिछली रीट एग्जामों में आया हुआ है।
और ये थोड़ा अलग है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़े हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। जो आगे आपके जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास है, जिसमें से द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति, इसके आधार पर जो तत्पुरुष समास के भेद है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।